ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। कक्षा 10वीं के हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हो, सही जगह पर आ गए हो, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी माध्यम के जो भी विषय हैं, आपका विषय गणित हो, विज्ञान हो या फिर सामाजिक विज्ञान हो, सबका सिलेबस यहां पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश का भी, ठीक है। सारे सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करा दी जाएगी। सो जो भी हमारे पास आज करने वाले हैं, हम उसकी बात करते हैं। कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान से सबसे पहला पाठ आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ को बहुत डिटेल में समझ लेंगे। इसके अलावा इसी पाठ के जो नोट्स हैं, हिंदी में जो नोट्स हैं पीडीएफ में, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। खुद से नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉपर बहुत बढ़िया तरीके से इसके नोट्स आपके लिए बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो नोट्स देख लेना। इसके अलावा इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सो इस वाली वीडियो में जो भी हमारा ये पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद देखो, अध्याय को तो यहां से हम समझ लेंगे, पाठ को हम समझ लेंगे। इसके बाद क्या होगा, प्रश्न और उत्तर रहेंगे इस पाठ के। जो भी प्रश्न और उत्तर वाली वीडियो है वो अलग से बनाई जाएगी, उस वीडियो को भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ दिन बाद ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में उसका भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारे पास ये पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको शुरू करें समझना अगले पेज से। पाठ के नाम से शुरुआत करते हैं। तो पाठ का नाम आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब पाठ में जो भी रसायन होते हैं, केमिकल जिसको कहा जाता है, जो भी केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, रसायन की एक तो होती है अभिक्रिया और एक होता है रसायन का समीकरण। अब अभिक्रियाएं किसको कहेंगे, समीकरण किसको कहेंगे, यही पाठ में हमें समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा जाएगा, इसकी परिभाषा यहां पर हमें दे दी गई है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। तो हमें यहां पर कहता है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। जो भी हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कोई भी दो, इस तरह से दो हमारे पास क्या होंगे, रसायन यानी कि केमिकल होंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे। जब उनको मिला दिया जाएगा ना इस तरह से, तो वो एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे और एक नए पदार्थ, एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ को बना लेंगे। जो भी नए पदार्थ बनेंगे वो बिल्कुल उनके गुणधर्म जो है, जो उनके गुणधर्म है वो बिल्कुल अलग होंगे। इसका उदाहरण देकर मैं बताऊंगा, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे यहां पर अगली लाइन में हमें बोलता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधियों से उलट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसको भौतिक विधियों से हम सोचें कि भाई मान लो हमारे पास ये पीला और हरा केमिकल मिलकर कुछ इसने बनाया, हम चाहें कि वापस से इनको पीले और हरे में बदल दें, तो भौतिक विधियों से नहीं किया जा सकता। भौतिक विधियां क्या होती है, भौतिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ी थी, जैसे वाष्पीकरण होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, आवर्षण, उपकेंद्रीकरण। इन विधियों से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का यहां पर जो हम उदाहरण लेने वाले हैं वो काफी अच्छा होगा, इससे आपका काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास उदाहरण में बोला गया है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या होती है, हर किसी को पता है, ये होती है गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या होती है, ये भी होती है गैस। तो जो भी हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर इनको मिला दिया जाए, मान लो हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, दोनों गैसों को एक साथ मिलाया जाता है तो मिलकर क्या बनेगा, जल यानी कि पानी का निर्माण होता है। जो भी हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, उन दोनों के जो भी आपस में इनकी अभिक्रिया होगी, उससे जल बन जाता है, पानी बन जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बन गया, जल जिसको हम कहेंगे। अब सोचो, हाइड्रोजन जो है वो ऐसी गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है, वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ऑक्सीजन जो है ये भी ऐसी गैस होती है जो आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन इन दोनों की अभिक्रिया जब हुई तो उससे क्या बना, जल। क्या जल में कभी भी आग लगती है, नहीं। जल तो आग को बुझाने का कार्य करता है। तो देखो, दो जो पदार्थ थे उन्होंने मिलकर जो नया पदार्थ बनाया, उसके गुणधर्म क्या हुए, नए गुणधर्म, बिल्कुल अलग गुणधर्म यहां पर हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अलग गुणधर्म वाला पदार्थ यहां पर हमारे पास बनेगा, तो इसको कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहां पर मैंने दे दिया है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो वहां पर हमें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें शामिल होंगी। जैसे अवस्था में परिवर्तन, यहां पर था क्या था, गैस अवस्था थी, उसके बाद यहां पर क्या हो गया, पानी क्या हो गया, जलीय अवस्था हमें मिल गई। तो यहां पर अवस्था का परिवर्तन देखने को हमें मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगर हम कोई भी केमिकल को मिलाते हैं तो रंग परिवर्तित अगर हो जाए तो वो भी क्या माना जाएगा, रंग परिवर्तित अगर होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होता है। इसके बाद
तापमान में परिवर्तन। अगर हम कोई भी रसायन में, एक रसायन में दूसरे रसायन को मिलाते हैं, वो अभिक्रिया करेंगे तो तापमान बढ़ भी सकता है, तापमान बदल भी सकता है, यह भी तुमको ध्यान रखना है। अगला होगा गैस का उत्सर्जन। अब होता क्या है, अगर मेरे पास यहां पर मान लो मेरे पास इसमें क्या है, कोई भी मेटल है, कोई भी यहां पर धातु है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर मेरे पास क्या है, ये धातु है, इसके अंदर मेरे पास धातु है, इसमें मैं ऊपर से डाल देता हूं अम्ल। अम्ल और धातु जब भी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसमें क्या निकलती है, उसमें से निकलती है हाइड्रोजन गैस, जिसको H2 लिखा जाता है। तो जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें कोई ना कोई गैस भी निकलती है, ठीक है। इस तरह से हमने यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इनमें से कोई ना कोई एक घटनाक्रम जरूर इसमें शामिल होगा, तभी उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। उदाहरण सहित हमने रासायनिक अभिक्रिया को समझा। हाँ, क्या हमारे जीवन में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? अरे रसोई में भी अभिक्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखो, हमारे पास यहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं में दिया है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारी जो डेली लाइफ है, आम जिंदगी जो हमारी है, मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी, जो भी जिंदगी तुम जीते हो, इस जिंदगी में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला यहां पर दिया गया है भोजन का पाचन। प्लेट भर के मैंने खाना खाया, खाना जो मैंने खाया वो पच जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट जब होता है तो वो कैसे हो पाता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं जो उसको पचाने का काम करते हैं, भोजन के साथ वो अभिक्रिया करते हैं। तो वो कैसे हो गया, भोजन का पाचन क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से श्वसन, आपने देखा होगा, हम सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह सुबह या फिर पूरा दिन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, और बाहर कौन सी निकलती है, बाहर निकल जाती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अंदर गई, बाहर सिर्फ आई कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये कैसे हो गया, अंदर हमारी बॉडी के रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन कहेंगे या फिर कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया के लिए पदार्थ की जरूरत थी ऑक्सीजन, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो हम सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, अपने आसपास कोई लोहे की चीज देखो जिसपे पेंट नहीं किया गया है, अगर जंग लग रहा है उसमें तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे यहां पर देखो, ये कुछ लोहे की चीजें हैं, नट और बोल्ट यहां पर हैं, इन पर जंग अगर लग रहा है तो ये रिएक्शन हो रहा है, ये अभिक्रिया हो रही है लोहे और ऑक्सीजन की, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। दही का बनना, दूध को हम थोड़ा सा, दूध में थोड़ी सी हम दही डाल देते हैं, गर्मा गर्म दूध में, ठीक है, गर्म नहीं, नॉर्मल था, जब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर होता है उसमें थोड़ी सी दही डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, सुबह उठकर देखते हैं कि भाई पूरा का पूरा दूध दही बन गया है। ये भी क्या होता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया की जो भी परिभाषा, उदाहरण मैंने दिया है, और यहां पर जो जो चीजें शामिल होती हैं, उसके अलावा दैनिक जीवन में भी बहुत सारी जो भी हमारे पास यहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो भी होती हैं, उदाहरण आपको पता होने चाहिए। ये चीजें अगर आपने समझ ली तो अब अगला जो विषय आता है उसको देख लेते हैं। अगले विषय में कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा दो चीजें शामिल होती हैं। पहली चीज को हम कहेंगे अभिकारक, दूसरी को कहेंगे उत्पाद। अभिकारक वो चीजें होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरत होती है, और उत्पाद वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है। ध्यान से समझो, इनकी परिभाषा यहां पर लिखा गया है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, भाग लेने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक। उत्पाद को क्या कहा जाएगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण होता है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसको कहेंगे हम उत्पाद। उदाहरण मैंने क्या लिया था, सबसे पहले वाले पेज पर हमने क्या उदाहरण लिया था कि हमारे पास यहां पर एक हाइड्रोजन गैस है, यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिले और उत्पाद हमें क्या मिला, यहां पर जल मिल गया। तो यहां पर अभिकारक कौन कौन से हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा, अभिकारक। अभिकारक कौन कौन से हो जाएंगे, जिन्होंने हिस्सा लिया है, हाइड्रोजन ने हिस्सा लिया है तो ये अभिकारक हो जाएगा, ऑक्सीजन ने भी हिस्सा लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे पास, अभिकारक हो जाएंगे। और जो भी मुझे यहां पर मिला है, अभिक्रिया होने के बाद जो भी पदार्थ बना है उसको क्या कहा जाएगा, उत्पाद कहा जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाता है, जल यहां पर उत्पाद हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर ये केमिकल है, ये रसायन A है, B है, C है, तीनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद मेरे पास यहां पर दो रसायन बन जाते हैं, इनकी अभिक्रिया करने के बाद मुझे यहां पर जो भी मेरे पास यहां पर रसायन है ये बन गए। तो रसायन जो भी मेरे पास यहां पर पहले थे, जिन्होंने हिस्सा लिया है, उनको क्या कहूंगा मैं, अभिकारक कहूंगा, और जो बने हैं अभिक्रिया के बाद उनको
उत्पाद कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो बताने वाला हूं ये और भी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को लिखने का तरीका क्या होता है, H2 लिखा जाता है, और ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है। जब भी जो भी हमारे पास अभिकारक होते हैं, यानी कि हिस्सा लेने वाले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर हिस्सा लेने वाले हैं ना, तो उनके बीच में प्लस यानी कि जमा का निशान लगाया जाता है। ये मत सोचना कि यहां पर इनको जोड़ना है हमें। ये प्लस का निशान, ये जमा का निशान, ये दर्शाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद एक तीर का निशान बनाया जाता है। तीर के निशान के बाद जो भी हमारे पास उत्पाद बना है वो लिखा जाता है। उत्पाद क्या बना है, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। आपको यहां पर समझना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हमें यहां पर क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हमारे पास देखो, ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या रहेंगे, अभिकारक यहां पर रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अभिकारक रहेंगे, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये क्या है, इस तरफ रहेंगे उत्पाद। ये उत्पाद रहेंगे। हमेशा अभिकारक को इस तरफ लिखा जाएगा, उत्पाद को इस तरफ लिखा जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी अभिकारक हैं, शामिल जो भी होते हैं, हिस्सा जो भी लेते हैं, उन रसायनों को अभिकारक कहा जाता है। जो भी बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसको उत्पाद कहा जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पर समझ लिया है हमने उदाहरण सहित। अब अगला जो विषय है उसके लिए आ जाओ अगले पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने क्या समझा था, रासायनिक अभिक्रिया, सारी चीजें हमने समझ ली थी। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा सहित, उदाहरण सहित हमने समझ लिया। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जब भी केमिकल को एक दूसरे केमिकल में मिलाएंगे तो अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने के बाद जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको समीकरण के रूप में लिखा जाता है। उसको दिखाया कैसे जाएगा, समीकरण यानी कि फॉर्मूले की तरह उसको दिखाया जाएगा। अब ये लिखते कैसे हैं, इसकी परिभाषा में समझते हैं। यहां पर दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो भी अभिक्रिया हमने पीछे वाले पेज पर समझी थी, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। कैसे निरूपित करेंगे, पीछे वाले पेज पर ही मैंने आपको यह करा दिया था। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की यहां पर रासायनिक अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है, तो इसके लिए जो भी रासायनिक सूत्र है वो कैसे लिखा जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहां पर हमारे पास आ जाएगा जल का सूत्र। तो हम उसको इस तरह से दर्शाते हैं और इसको क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यह बात आपको समझनी होगी। आगे यहां पर हमें बोलता है रासायनिक समीकरण के अभिकारक। अभिकारक यानी कि जो हिस्सा लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, और उत्पाद वे होते हैं जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तो जो भी अभिकारक होते हैं, जो भी उत्पाद होते हैं, उनमें जो भी पदार्थ हैं उनके प्रतीक या फिर सूत्र होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फिर से बता देता हूं, हाइड्रोजन को हम H2 से दर्शाते हैं, H2 से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दर्शाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का सूत्र है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है। जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सूत्र हैं उनका इस्तेमाल करके हम लिखेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, समीकरण कहा जाएगा। रासायनिक समीकरण से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। सिंपल। अब आगे यहां पर हमारे सामने दिया गया है, प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था जैसे भौतिक अवस्था ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, या फिर जलीय विलयन होता है। जलीय विलयन क्या होगा, जलीय विलयन यानी कि जो भी पदार्थ है वो पानी के अंदर है, पानी की वहां पर उपलब्ध, पानी वहां पर उपलब्ध है, ये बोला जाता है उसको जलीय विलयन। तो अगर मेरे पास कोई भी चीज ठोस है उसके लिए मैं इस तरह से एस का इस्तेमाल करूंगा। अगर द्रव है तो उसके लिए स्मॉल एल, छोटे वाले एबीसीडी होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटा वाला एस, छोटा वाला एल, इनका एस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, तो इसीलिए छोटा एल लिखेंगे। गैस को जी से, गैस यहां पर जो भी है उसको जी से दर्शाया जाता है। और जो भी मेरे पास जलीय विलयन होता है उसको एक्वस लिखा जाता है। तो ए क्यू इसका उठा के यहां पर आ जाएगा। एक्वस को आप इस तरह से समझ लो, एक्वस क्या हो जाएगा, आपने वो फिल्म देखी है एक्वामैन, तो वो कहां पर रहता है, पानी के अंदर रहता है। तो कोई भी पदार्थ पानी के अंदर बनेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्वस, या फिर कहेंगे जलीय विलयन। वो जल के अंदर रहता है तो वो क्या हो गया, एक्वस हो जाएगा। इतनी आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसका उदाहरण लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा, उदाहरण इसका हमें लेना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होगा, यहां पर हमें उसका सूत्र लिखना पड़ेगा, जो भी अभिक्रिया है उसका समीकरण लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैग्नीशियम जो होता है उसका सूत्र होता है Mg, उसका प्रतीक होता है Mg। मैग्नीशियम को जलाया जाता है, मैग्नीशियम का दहन किया जाता है। दहन कब होता है, जब ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। दहन करने का मतलब यह समझ लो तुम, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कभी भी किसी भी चीज का दहन किया जाएगा यानी कि उसकी अभिक्रिया करानी होगी हमें ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जो भी अभिक्रिया करेगा इसका मतलब समझ लो दहन किया जा रहा है उसका, बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। तो मैग्नीशियम मेरा Mg हो जाएगा, O2 से दर्शाया जाता है ऑक्सीजन को। दोनों यहां पर मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे पास अभिकारक।
अभिकारक यानी कि दोनों क्या है, जो भी अभिक्रिया हमारी हो रही है उसमें ये दोनों शामिल है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको कहा जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इस तरह की जो क्रियाकलाप है वो सबसे पहला क्रियाकलाप आएगा पाठ में, वो यही दिया गया है। मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर होता है, राख होती है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आता है कि मैग्नीशियम की जो भौतिक अवस्था है, हमने इनकी भौतिक अवस्था के साथ तो इसको लिखा ही नहीं है। जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसका रासायनिक समीकरण हमेशा किसके साथ लिखेंगे, भौतिक अवस्था के साथ लिखेंगे। तो हमें इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। देखो इसको सही तरह से लिखने का तरीका क्या है, ये तो हमने क्या किया, रफली इसको लिख दिया। अब इसको सही तरह से कैसे लिखेंगे, यहां पर मेरे पास मैग्नीशियम आ जाएगा। मैग्नीशियम रिबन है ना, यानी कि वो ठोस है, ठोस के लिए हमें क्या यूज करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट यहां पर लगा देना है। उसके बाद प्लस में ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, गैस होती है, तो यहां पर जी लगा देना है। उसके बाद एक तीर का निशान दिखाएंगे और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना है, राख बनी है, तो वो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास सॉलिड होती है। इस तरह से हमारे पास जो भी ये रासायनिक अभिक्रिया है ये बनकर तैयार होती है, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तैयार होता है। अब यहां पर आपसे सवाल पूछता हूं, काफी मजेदार सवाल होगा। सवाल मुझे बताओ, देखो मेरे पास यहां पर मैग्नीशियम कितना है, अकेला है, इस तरफ भी मेरे पास कितना है, अकेला है। यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, लेकिन यहां पर एक ही है। एक ऑक्सीजन गायब कहां हो गई, एक ऑक्सीजन गायब कैसे हो सकती है भाई, हमारे पास तो मैग्नीशियम को 2 ऑक्सीजन के साथ हमने यहां पर अभिक्रिया कराई, लेकिन यहां तक तो एक ही पहुंची, एक कहां पर चली गई। इसको समझने के लिए हमें चलना होगा अगले पेज पर। पीछे वाले पेज पर हमने ये देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन एक ऑक्सीजन कहीं ना कहीं चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है। असल में वो गायब नहीं होती है, उसके लिए हमें एक विषय समझना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, यहां पर तो एक ही है, तो विषय क्या है उस पर ध्यान दो। यहां पर हमें दिया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमारी जो भी ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसको हमने संतुलित नहीं किया है, इसीलिए यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग दिखाई दे रही है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जरूरी क्यों होता है, कैसे किया जाता है, तीनों चीजें समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है ये। तो हमने क्लास 9th में, कक्षा 9वीं में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था, कक्षा 9वीं के पाठ 2 में आता है ये। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता था, पाठ 3 में आता है, 3 में आता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यहां पर हमारे पास क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो जो द्रव्यमान मेरे पास यहां पर है वो द्रव्यमान मेरे पास यहां पर भी होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, ना ही वो खत्म हो सकता है, ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान जो है वो बराबर रहेगा, अभिक्रिया होने से पहले भी और अभिक्रिया होने के बाद भी। तो यहां पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए संतुलित करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमारे पास ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, अलग अलग हमें दिखाई देती है, तो उस अभिक्रिया जो भी हमने यहां पर, जो भी अभिक्रिया के लिए हमने समीकरण लिखा है उसको हमें संतुलित करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, उसका कारण क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। अब देखो, अब यहां पर निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ये दोनों मेरे पास रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो ये दोनों अभिकारक हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद जो उत्पाद मुझे मिलेगा, अभिकारक और उत्पाद जो भी होंगे, प्रत्येक पदार्थ का परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या कहां पर लिखी होती है, जैसे यहां पर देखो, ये 2 क्या है, परमाणुओं की संख्या है। 2 यहां पर है तो ऑक्सीजन की 2 ही यहां पर भी होनी चाहिए। तुम सोचोगे कि मैग्नीशियम की कितनी होगी, अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब 1 होती है। अब इसको संतुलित कैसे किया जाएगा वो हमारे पास एक विषय आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका पहले देखते हैं, पहले समझते हैं। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन पहले एक बार समझते हैं। हम यहां पर, ये कौन सी साइड है मेरे पास, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। तीर के निशान के पीछे वाली साइड जो है इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी तीर के मुख की तरफ है उसको क्या बोला जाता है, राइट हैंड
साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं, मैं यहां पर देख लेता हूं मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं। मैग्नीशियम है, उसके अलावा मेरे पास ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर मैं यहां पर देखूं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये मैग्नीशियम रहा, ये ऑक्सीजन रहा। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो देखो ऑक्सीजन के जो परमाणु संख्या है उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो तुम कैसे कैसे इसको संतुलित करोगे, तुम कहोगे कि भैया जैसे यहां पर 2 है ना, ये 2 लिख देते हैं ना, कभी भी ऐसे नहीं किया जाता है। ठीक है, हमें करना क्या होता है, हम करते कैसे हैं वो समझो। हम हमेशा इसके आगे जो भी रासायनिक सूत्र यहां पर लिखा होता है उसके आगे कोई नंबर लगा सकते हैं, इसके भी आगे कोई नंबर लगा सकते हैं और इसके भी आगे कोई हम नंबर लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर क्या करता हूं, मेरे पास ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिससे ये 2 हो जाए। मैं यहां पर लिख देता हूं 2। अगर मैंने यहां पर 2 लिखा, इसका मतलब इसके बाद आने वाले जो भी हैं वो उनकी संख्या 2-2 हो जाएगी। मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में यानी कि उत्पाद में मैंने क्या किया, 2 से गुना कर दिया। मैग्नीशियम को भी 2 से गुना कर दिया, इसको भी मैंने 2 से गुना कर दिया। तो ये कितने हो गए, 2, और ये भी मेरे पास 2 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है, 2, यहां पर भी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो भाई ऑक्सीजन जो हमारे पास यहां पर 2 थे, यहां पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हमने कर क्या दिया, मैग्नीशियम 1 और ये 2, ये दोनों हमारे संतुलित से असंतुलित हो गए। तो इसको फिर से हमें देखना पड़ेगा। जब भी हम कोई बदलाव करते हैं तो दोबारा से पूरे समीकरण को हमें देखना है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है, इस तरफ 2 मैग्नीशियम है, अगर मुझे इस तरफ भी 2 करने हैं तो मैं यहां पर क्या लिखूं, 2 लिख दूंगा। 2 के बाद जो भी मेरे पास मैग्नीशियम आया है ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो मैंने यहां पर क्या किया, जो भी मैग्नीशियम था उसको 2 से गुना कर दिया तो 2 हो गए। अब चेक करो, इस तरफ मेरे पास 2 मैग्नीशियम, यहां पर भी मेरे पास 2 मैग्नीशियम, यहां पर मेरे पास 2 ऑक्सीजन, यहां पर भी मेरे पास 2 ऑक्सीजन, हो गए ना बराबर। जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित हो जाती है। और संतुलित क्यों करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है। ये तो एक उदाहरण हमने ले लिया रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना जो भी होता है ये पाठ में, ये जो परीक्षा होती है उसमें भी आता है और पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें भी आपको कई सारे समीकरण दिए होंगे। तो ये विषय आपको आना चाहिए, 3 से 4 नंबर दिलाकर ये विषय आपको जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, ठीक है, मुश्किल मुश्किल जो समीकरण है वो भी आएंगे, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना बहुत डिटेल में आपको सिखाऊंगा। वीडियो जब भी बनाई जाएगी चैनल पर आ जाएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। तो हमने यहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ लिया। अभी एक और उदाहरण ले लेते हैं इसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का। तो यहां पर है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये पाठ मैंने, ये मतलब ये विषय जो है, ये लाइनें मैंने पीछे वाले पेज पर पढ़ा दी थी। यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं, एक यहां पर मैं समीकरण लिख लेता हूं। जैसे मेरे पास क्या आता है, Fe आ जाता है, उसके बाद जमा में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, H2O, जिसको हम जल कहते हैं। ये क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, Fe से लोहे को दर्शाया जाता है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा, Fe3 बन जाता है, O4 मेरे पास आ जाता है। उसके बाद जमा का निशान यहां पर लगता है और यहां पर जो भी हाइड्रोजन गैस है वो निकल जाती है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। जो भी ये लोहा होता है इसका एक उपनाम होता है जिसे कहा जाता है फेरिक। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, फेरिक इसको कहा जाता है। ये इसका उपनाम होता है। लोहे को फेरिक कहा जाता है और लोहे को Fe से दर्शाया जाता है। Fe अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, FeRRIC। Fe से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, ये लोहा होता है और लोहे के जब भी जल के साथ यहां पर अभिक्रिया होगी तो मेरे पास बनता है Fe3O4। इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये लिखा जाएगा। जब भी आयरन यानी कि लोहा जल के साथ वो अभिक्रिया करेगा तो यहां पर फेरिक बनेगा, इसका तो पता ही है ना, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये संतुलित है। हम क्या करेंगे, एक तरफ यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर Fe आ जाता है। ठीक है, अभिक्रिया में मेरे पास Fe है, हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, अभिक्रिया होने से पहले वाले क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो इस तरफ मुझे लिख लेना है अभिकारक। ठीक है, और उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद मुझे क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। तो इस तरफ मुझे लिख लेना है उत्पाद। अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक और उत्पाद। मुझे देखना है इस तरफ अभिकारक में जो भी मेरे पास लोहा है उसकी परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। कितने परमाणु है इसके, परमाणु संख्या नहीं, इसके कितने परमाणु हैं, 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। इसके बाद इस तरफ आ जाओ, यहां पर मेरे पास कितने हैं, देखो
3 लिखा गया है, यानी कि आयरन उत्पाद में कितना है 3 है लोहा, उसके बाद 4 मेरे पास कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के हो गए, और यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं। हमें उन पर ध्यान देना होगा जो पहले से अनबैलेंस है, यानी कि संतुलित नहीं है। जो संतुलित नहीं है उन पर हमें ध्यान देना है। जैसे हाइड्रोजन यहां पर देखो दो दो दोनों तरफ है, अभिकारक में भी उत्पाद में भी बराबर में परमाणु है, तो हम हाइड्रोजन को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। हमें यहां पर ध्यान देना है भाई Fe से। मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें क्या गुणा करूं कि ये मेरे पास 3 हो जाए, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा 3। कहां पर गुणा किया मैंने अभिकारक में, तो अभिकारक में गुणा किया जाएगा, यानी कि इसके पहले मुझे यहां पर 3 लिख देना है। अब दोबारा से जैसे ही हम लिखेंगे तो हमें चेक करना है 3 यहां पर हमारे पास Fe है, इस तरफ कितना है इस तरफ भी 3 है, संतुलित हो गई। ठीक है, Fe हमारे पास संतुलित हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास पहले से संतुलित है, ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास 4 है, यहां पर हमारे पास 1 है, इस तरफ सिर्फ अकेला है। तो मुझे ऐसा क्या करना पड़े, कैसा कोई वैल्यू यहां पर मैं क्या रखूं कि जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, यहां पर मेरे पास इसमें 4 गुना करना पड़ेगा, जब जाके ये 4 होगा तो ये 4 हो जाए। क्या रखूं मैं ऐसा, 4 से गुना करना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं। 4 से गुना करूंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 4 किस किस के आगे लगाया गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी यहां पर कितने से गुना किया गया है 4 से गुना गया है, 2 चौके 8। इस तरफ मेरे पास 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब ये 8 हाइड्रोजन इस तरफ आ गए, लेकिन इस तरफ तो मेरे पास 2 ही है ना, तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा लोहा जो है दोनों तरफ 3-3 है, उसके बाद मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो मेरे पास 4 है, यहां पर भी मेरे पास 4 है, ऑक्सीजन भी संतुलित है, लेकिन हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन को संतुलित करने पर आएंगे तो इस तरफ देखो, यहां पर मैं क्या लगाऊं ऐसा कि मेरे पास जो भी ये 2 है, 2 से कितना हो जाए 2 गुना 4 8 हो जाए। 2 को कितने से गुना करूंगा 4 से गुना करूंगा। दोबारा चेक करो, यहां पर मेरे पास मैंने क्या कर दिया, यहां पर इसको 4 से गुना कर दिया। ठीक है, तो इस तरफ मेरे पास लोहा कितना है 3 है, इस तरफ भी 3 है। हाइड्रोजन मेरे पास 4 दूनी 8 है, यहां पर भी 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन 4, और यहां पर मतलब ऑक्सीजन के पहले 4 लिखा गया है तो 4 ऑक्सीजन हो गई, यहां पर भी देखो 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से हमें हिट एंड ट्रायल का यूज करके, इस्तेमाल करके हमें समीकरण जो भी दिया होगा उसको संतुलित करना है। प्रैक्टिस करोगे तो चुटकियों का काम हो जाएगा कुछ दिन बाद आपके लिए ये। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, जो भी ये समीकरण हमें दिया गया था उसको हमने संतुलित कर लिया है। पाठ में आपको बहुत सारे समीकरण दिए होंगे, सबको ट्राई करो संतुलित करने की। अगर नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, क्योंकि संतुलित हमें हर एक समीकरण को करना है, तभी उसमें नंबर हमें मिलेंगे। पाठ में अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बहुत आसानी से समझ लिया। रासायनिक अभिक्रिया का जो सूत्र होता है, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है, उसको भी समझ लिया। अब दोबारा से रासायनिक अभिक्रियाओं पर आएंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये तो समझ लिया, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो तो नहीं समझे ना, तो हम यहां पर समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कई सारे प्रकार होते हैं, हर एक को हम उदाहरण सहित यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है उसके पहले प्रकार की, इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब समझो, संयोजन कब होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहां पर जो हमारी ये संयोजन अभिक्रिया है इसमें भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा। ध्यान से देखो, इसमें कहता है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद जो भी बनेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी उत्पाद होगा वो एकल होगा। एकल का मतलब क्या होगा, अकेला होगा। लेकिन जो अभिकारक हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक नहीं होगा। अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा होंगे, उत्पाद मेरे पास एक बने, तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होगी उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको समझते हैं। इसके जो भी यहां पर हमारे पास संयोजन अभिक्रिया होती है, इसका समीकरण किस प्रकार से दिया होगा। मान लो मेरे पास कोई रसायन है ए, ये जुड़ता है, ये बी के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये बी के साथ अभिक्रिया करता है, तो मेरे पास यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो या फिर 2 से अधिक हो, दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करें, ये दोनों क्या है अभिकारक। उत्पाद कितना बनना चाहिए मेरे पास, 1 बनना चाहिए। तो उत्पाद मेरे पास यहां पर ए बी इकट्ठा सिर्फ 1 ही है मेरे पास बनना चाहिए। मेरे पास 2 अलग अलग रसायन थे, लेकिन यहां पर उत्पाद कितना बना, सिर्फ 1 बना। समझे, इस तरह की जो भी अभिक्रिया होगी उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। यहां पर और समझा देता हूं। जैसे मेरे पास देखो, ये मेरे पास क्या है, रसायन है, ये मेरे पास दूसरा रसायन है, दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद मेरे पास एक तीसरा रसायन बना देते हैं। दोनों अभिक्रिया करके एक रसायन का निर्माण इन्होंने किया है, ये अकेला उत्पाद बनाया है। तो इस तरह की जो भी अभिक्रिया होगी उसको कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब यह है कि कई सारे अगर हमारे पास रसायन होते हैं, जुड़कर अभिक्रिया करते हैं और एक ही उत्पाद हमें मिलता है, उत्पाद एक ही मिला है,
तो हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब इसके कई सारे उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण में हमारे पास सबसे पहले आता है कोयले का दहन। जो कोयला होता है उसको कार्बन कहा जाता है। इसकी जो अभिक्रिया होगी वो भी यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखो, जो भी कोयला होता है उसको कार्बन कहा जाता है, सी से उसको दर्शाया जाता है। और जो भी हमारा ये कोयला है ये क्या होता है, ठोस यानी कि सॉलिड होता है। तो कार्बन का दहन होता है। मैंने आपको बताया था ना, दहन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, ऑक्सीजन जिम्मेदार होती है। तो कार्बन दहन होगा इसका, तो अभिक्रिया किसके साथ ये करेगा, ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा। और ये गैस है तो इसको लिखेंगे यहां पर जी, भौतिक अवस्था हमें साथ में लिखनी है। ये हो गया सॉलिड, ये हो गई गैस है। तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन ये कितने हो गए, एक दो चीजें यहां पर हमारे पास अभिकारक में है। जब इसका दहन होगा तो दहन के बाद क्या होता है, CO2, ये क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। ठीक है, CO2 गैस का यहां पर निर्माण होता है। तो कभी भी कोयला और ऑक्सीजन यानी कि कोयले का जब दहन करेंगे तो उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। और हमारे पास यहां पर जो भी ये उत्पाद बना है, कितने उत्पाद बने हैं, हमारे पास अकेली कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, एक उत्पाद बना है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत आसान सा इसका उदाहरण आप दे सकते हो, आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था जल का निर्माण कैसे होता है। जल के निर्माण में हमारे पास एक गैस होती है हाइड्रोजन, ये होती है हमारे पास गैस। दूसरा होता है मेरे पास यहां पर ऑक्सीजन, ये भी होती है गैस। दो यहां पर मेरे पास अभिकारक हैं, निर्माण करते हैं ये जल का, जिसको कहा जाता है H2O। और ये क्या होता है, जल हमारा क्या होता है, जल हमारा लिक्विड होता है। ठीक है, तरल अवस्था में होता है तो उसको L से दर्शाया जाएगा, उसकी भौतिक अवस्था L हो जाएगी। जो भी मेरे पास यहां पर ये जल बना है, अकेला बना है ना भाई, तो मेरे पास दो या फिर दो से ज्यादा चीजें इकट्ठी करके एकल चीज बनाए तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। ये उसका दूसरा उदाहरण मैंने आपको दे दिया। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से देखो, हमें कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। अगर मैं इस अभिक्रिया को, इस वाली अभिक्रिया को ध्यान से देखता हूं, हाइड्रोजन दो है, इस तरफ भी दो है, ऑक्सीजन दो है, इस तरफ भी दो होना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, दो यहां पर लगा दूंगा। ऑक्सीजन कितनी हो गई मेरे पास, दो हो गई। हाइड्रोजन दो दूनी चार हो गई, इस तरफ भी मुझे चार करनी है तो यहां पर मुझे दो लगाना होगा। दो दूनी चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। अब ये संतुलित भी हमें करनी है। हर एक समीकरण जो भी आप लिखोगे उसको समीकरण भी आपने, उसको संतुलित भी आपने करना है। तो इस तरह से हमने संयोजन अभिक्रिया को समझ लिया है। इससे अगली वाली अभिक्रिया कौन सी होगी, जो भी रासायनिक अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार है, उसको समझने के लिए आ जाओ अगले पेज पर। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार देखो। दूसरे प्रकार में हमें बोलता है भाई वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का जो भी ये दूसरा प्रकार है, पहले वाले का बिल्कुल ये उल्टा होता है। पहले वाले में क्या होता था, दो चीजें जुड़कर एक बनाती थी। लेकिन वियोजन का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। यहां पर क्या होगा, कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें बनेंगी एक से। देखो यहां पर क्या होगा, जब कोई एक अभिकारक, अभिकारक में क्या होगा, सिर्फ एक होगा, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाए तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब की बार अभिकारक एक होगा लेकिन उत्पाद कितने होंगे, दो या फिर दो से ज्यादा होंगे। इसके उदाहरण कई सारे लेंगे लेकिन इसके भी कई सारे प्रकार हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जो भी इसके रासायनिक समीकरण बनेंगे वो कैसे होंगे। इसमें क्या होगा, अभिकारक होगा, कोई भी हमारे पास यहां पर एक अभिकारक है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक अभिकारक हो गया, इसको गर्म किया जाएगा या इसमें से विद्युत पास की जाएगी, विद्युत इसमें से परिचालन किया जाएगा या फिर सूरज की रोशनी में इसको रख दिया जाएगा। तीन तरीके से होता है ये। तो अगर ए कोई मेरे पास यहां पर अभिकारक है, इसको मैंने गर्म किया तो ये टूट जाता है, ये टूट जाएगा। बी में, सी में, इस तरह से ये टूट जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक अभिकारक से दो चीजें बन गई या फिर दो से ज्यादा भी बन सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो बने, लेकिन दो तो बनेंगी ही, दो से ज्यादा भी वो हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई भी दिख जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। अब यहां पर इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास यहां पर एक ये केमिकल है, ठीक है, केमिकल यानी कि ये रसायन मेरे पास एक ए है। अगर मैं इसको गर्म करता हूं, देखो इसके नीचे आग भी लगा रखी है, इसको गर्म करते हैं तो ये दो अलग अलग रसायनों में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम बोल देंगे बी, इसको हम बोल देंगे सी। तो कोई भी एक रसायन जब उसको गर्म करते हैं तो दो अलग अलग या फिर दो से अधिक रसायनों में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है। तो ए अलग अलग होकर यहां पर बी और सी में बट जाता है। अब वियोजन के कई सारे प्रकार होते हैं, उदाहरण अभी नहीं करेंगे हम। उदाहरण से पहले हम वियोजन अभिक्रिया के प्रकार समझेंगे। वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकार होता है वैद्युत वियोजन, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। अब ये असल में तीनों क्या क्या होते हैं ये भी तो हमें समझना पड़ेगा, और डिटेल में समझने के लिए अगले पेज पर देखते हैं। देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें कहता है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। जो भी वियोजन अभिक्रिया है उसमें पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय यानी कि जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है। ऊष्मा का मतलब होगा
आग, ठीक है, आग या फिर कहेंगे गर्मी की वजह से होता है, तापमान बढ़ाने की वजह से जो होता है उसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। इसको समझने के लिए यहां पर हमारे पास दिया गया है, जब किसी अभिकारक को ऊष्मा गर्मी देकर तोड़ा जाए तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। जब भी किसी अभिकारक में ऊष्मा दी जाए, ठीक है, किसी कोई भी मेरे पास यहां पर क्या है, एक रसायन है, उसको मैं ऊष्मा देता हूं और वो बिखर जाए, टुकड़ों में टूट जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, तो उदाहरण में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, CaCO3 यहां पर मेरे पास आ जाता है। ये मेरे पास क्या है, अभिकारक है, अकेला अभिकारक है, इसको ऊष्मा यहां पर दे दी जाती है। जब भी हम कोई यहां पर समीकरण लिखते हैं तो उसके बाद अगर मैं इसमें ऊष्मा देता हूं तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा। यहां पर रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा इसको प्रदान की गई, ऊष्मा प्रदान करने पर यह किसमें टूट जाता है, CaO मेरे पास आ जाएगा। इसके साथ साथ मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाती है। तो CO2 यहां पर गैस बन जाएगी। जो भी भौतिक अवस्था है वो भी इनकी साथ में यहां पर लिख देते हैं। यहां पर तो जगह है, इसको प्लस को हटा के थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ये मेरे पास क्या होगा, ठोस यानी कि सॉलिड बनेगा, और ये वाला भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ठोस यानी कि सॉलिड बनेगा। आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो बता देते हैं। जो भी मेरे पास यहां पर CaCO3 आया है, इसको आम भाषा में चूना पत्थर कहा जाता है, और अगर इसके केमिकल नाम की बात करूं तो उसको कहा जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसका केमिकल नाम है। वैसे इसके केमिकल नाम के अलावा इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। ये अपने आप से आपने लिख लेना है। इसको क्या कहेंगे, चलो मैं लिख देता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और चूना पत्थर इसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। अब आपके सामने आएगा CaO, इसको क्या कहा जाएगा, ये तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है। CaO को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऊष्मीय वियोजन किस तरह से है ये समझो। हमारे पास एक यहां पर क्या था, अभिकारक था, अकेला अभिकारक है, इसको हमने ऊष्मा दी तो ये क्या हो गया, दो यहां पर उत्पाद में टूट गया। उत्पाद कितने बने, दो या फिर दो से ज्यादा उत्पाद बने हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और कौन सी वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा के द्वारा ये वियोजन अभिक्रिया हुई है, तो हम कहेंगे ये किस प्रकार का वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन है। जो यहां पर मैंने आपको अभिक्रिया लिखवाई है, यही अभिक्रिया उदाहरण हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया के लिए भी, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा आ जाता है इसमें वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन यानी कि बिजली जो होती है, वैद्युत जो होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है वियोजन करने के लिए। जैसे मेरे पास यहां पर क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक अभिक्रिया आपको उदाहरण के तौर पर देता हूं। मेरे पास यहां पर क्या आता है, 2H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला होता है। जल में से अगर वैद्युत परिचालन किया जाएगा, जल है उसमें से वैद्युत का परिचालन किया जाता है, तो जो भी इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाते हैं। यहां पर हमारे पास मिल जाता है हाइड्रोजन जो कि एक गैस होती है, और उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन भी मिल जाता है, ये भी क्या हो जाती है, गैस हो जाती है। और यहां पर जो मेरे पास वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, यहां से थोड़ा सा हटाकर लिख देते हैं, ये क्या होता है, जल, जिसको हम बोलते हैं तरल अवस्था, तो लिक्विड ये हो जाएगा। तो कोई भी इस प्रकार का वियोजन जो विद्युत के द्वारा किया जाता है उसको वैद्युत वियोजन कहा जाएगा। यही परिभाषा में लिखा हुआ है, जब वैद्युत धारा के प्रवाह से कोई यौगिक टूटे तो उसे वैद्युत वियोजन कहा जाएगा। हमारे पास यहां पर एक अभिकारक है, टूटकर दो बन गए वैद्युत की वजह से, तो हम कहेंगे वैद्युत वियोजन हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से एक तीसरा वियोजन भी होता है जिसको कहा जाता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश कहां से मिलता है हमें, तुम कहोगे ट्यूबलाइट से, नहीं, प्रकाश मिलता है हमें सूर्य से। तो सूर्य की उपस्थिति में यहां पर देखो, प्रकाशीय वियोजन किससे होगा, सूर्य से होगा। तो प्रकाश वियोजन के लिए यहां पर परिभाषा लिखी गई है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से जो वियोजन किया जाए, हमारे पास कोई भी एक केमिकल है उसको हम कहां पर रख देते हैं, सूर्य की रोशनी में रख देते हैं, तो अभिक्रिया होगी और जो भी केमिकल है, जो भी रसायन है, वो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी दवाई होती है वो ब्राउन भूरे रंग की शीशियों के अंदर होती है और उस पर लिखा होता है कि सूर्य की रोशनी में नहीं रखना है इसको। क्यों, क्योंकि सूर्य की रोशनी के साथ जो भी रसायन है वो अभिक्रिया करके अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, यानी कि दवाई खराब हो जाएगी। तो एक कारण मैंने आपको बता दिया। प्रकाशीय वियोजन का एक उदाहरण ले लेते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं AgCl। AgCl क्या होता है, मेरे पास ये होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl जो कि मेरे पास यहां पर सॉलिड होता है, इससे प्रकाश में रखेंगे इसको, सूर्य के प्रकाश में जो भी मेरे पास AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा, Ag आ जाएगा। ये मेरे पास क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में मेरे पास जो भी Cl होता है ये गैस बन जाता है। अब जो भी मेरे पास यहां पर ये दिया गया है इसको मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, संतुलित भी करना पड़ेगा। तो संतुलित ये पहले से ही है, Cl2 यहां पर हमारे पास होता है, तो संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा, संतुलित करने के लिए यहां पर 2 लगा देते हैं और यहां पर 2 लगा देते हैं, तो ये संतुलित भी हमारे पास हो जाता है। Ag सिल्वर यानी कि सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं
सूर्य के प्रकाश में रख दूंगा तो Ag यानी कि सिल्वर और क्लोरीन जो है वो गैस बनकर इसमें से निकल जाती है, क्लोरीन अलग हो जाती है सूर्य के प्रकाश की वजह से। और जो भी मेरे पास यहां पर ये वाली अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको मैं बता देता हूं। श्याम श्वेत जो भी हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, Ag सिल्वर को यानी कि Ag सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। इसको श्याम श्वेत यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पहले के जमाने में बनते थे ना, उसमें इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था। परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है वो कौन सी अभिक्रिया है जिसका इस्तेमाल श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता था, तो कौन सी अभिक्रिया है याद कर लेना है आपको, ठीक है। और कौन सी अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के द्वारा उसको किया जाता है। अभिक्रिया कौन सी होगी यहां पर आपके सामने लिख दी गई है। अब हमारे पास जो भी ऊष्मीय वियोजन, मतलब हमने यहां पर क्या किया, वियोजन अभिक्रिया को समझ लिया है, वियोजन अभिक्रिया के जो भी प्रकार हैं वो समझ लिए हैं हमने। दो प्रकार की अभिक्रिया यहां पर समझ ली है, तीसरे नंबर की को भी समझते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, विस्थापन अभिक्रिया आ जाती है। अब आप कहोगे ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में यहां पर हमें दिया है, तीसरी हमारी ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, या फिर मैं कहूंगा अलग कर देते हैं। आपने देखा ना, एक होता है स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको होगा, स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको कहेंगे हम अधिक क्रियाशील, जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत तंदुरुस्त है। एक होता है कम क्रियाशील, जो बहुत कमजोर है। तो जो भी ज्यादा क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील को क्या करेगा भाई, मार मार के उसको भगा देगा। यही काम यहां पर होता है। विस्थापन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें अधिक क्रियाशील जो भी तत्व होता है, कम क्रियाशील तत्व को अलग कर देता है उसी के यौगिक से। इसका उदाहरण देता हूं, उदाहरण के लिए जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं, उदाहरण के लिए मेरे पास क्या आ जाता है, Fe आ जाता है। Fe यानी कि लोहा, ये मेरे पास क्या होगा, सॉलिड होगा। इसके बाद ये रिएक्शन करता है, अगर मैं लोहे को CuSO4, ठीक है, CuSO4 ये मेरे पास क्या है, जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है। अगर लोहे को CuSO4 में डाल दिया जाए, Cu क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर होता है, ये Cu से कॉपर होता है। चलो मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास क्या होता है, फेरिक। ये हो गया मेरे पास कॉपर सल्फेट। तो यहां पर फेरिक है, कॉपर सल्फेट है। अगर कॉपर सल्फेट जलीय विलयन है ना, यानी कि ये तरल अवस्था में है, जलीय, जल के अंदर कॉपर सल्फेट है, तो जब भी आयरन को इसके अंदर डाला जाएगा, फेरिक को इसके अंदर डाला जाएगा, तो ये जो फेरिक है ना, ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। कॉपर से ज्यादा ताकतवर कौन है, फेरिक, यानी कि लोहा ज्यादा ताकतवर है। तो लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से जो भी ये कॉपर है ना, इसको मार मार के भगा देगा। तो जो भी मेरे पास यहां पर Fe है वो आ जाएगा। इसको इसने हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा, SO4 यहां पर मेरे पास आ जाएगा। SO4 में से ये क्या करेगा, जो भी CuSO4 है उसमें से Cu को भगा देगा, SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, जो भी मेरे पास ये Cu है ये अलग निकल जाएगा, ये अकेला यहां पर आ जाता है। तो इस तरह से क्या किया, लोहे ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को ही अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। विस्थापित करने का मतलब क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया यहां पर हो जाती है। जो भी मेरे पास यहां पर बना है इसको मैं कहूंगा एक्वस, ये जलीय विलयन बनेगा। और जो भी मेरे पास यहां पर Cu है ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। FeSO4 को कहेंगे हम फेरिक सल्फेट, ये मेरे पास हो जाएगा फेरिक सल्फेट, और Cu से हमारा क्या होता है, कॉपर हो जाएगा। ध्यान से फिर से समझ लो, फेरिक ने यहां पर किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही भगा दिया, अलग विस्थापित कर दिया, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा यहां पर लिखा तो है, Fe से हमारे पास लोहा होता है, CuSO4 से कॉपर सल्फेट होता है, FeSO4 से लोहे का सल्फेट, या फिर बोल सकते हैं फेरिक सल्फेट, Cu से हमारे पास हो जाता है कॉपर। तो इस तरह की आपके बुक में और भी अभिक्रियाएं दी गई हैं, उनको आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, जो भी हमारी तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, इसको हमने समझ लिया। एक और अभिक्रिया होती है जिसमें एक की बजाय दो विस्थापन होते हैं। इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही विस्थापन हुआ है, लेकिन अगर किसी अभिक्रिया में दो विस्थापन हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया का चौथा प्रकार हमारे सामने आ जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में दिया है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि यहां पर दो जो भी यहां पर होंगे हमारे पास, दोनों में विस्थापन होगा। कैसे होगा इसको हम समझेंगे उदाहरण के साथ। उदाहरण के लिए चीजें यहां पर पहले से लिखी गई हैं। Na2SO4 यहां पर लिखा जाएगा, तो लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास क्या आ जाता है, Na2SO4। आप कहोगे ये होता क्या है, ये हमारे पास क्या है, जलीय विलयन है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन यहां पर हमारे पास हो जाता है। इसको कहा जाता है सोडियम सल्फेट। उसके बाद मेरे पास क्या है, यहां पर जमा का निशान लगा करके BaCl2 आ जाएगा, तो BaCl2 यहां पर लिख लेते हैं। ये भी मेरे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन है। दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे। BaCl2 को कहा जाएगा बेरियम क्लोराइड। जो भी इनके नाम है, रासायनिक नाम, वो साथ में यहां पर लिख दिए गए हैं। अब जो भी यहां पर हमारे पास होगा, इस चीज को समझो। देखो बहुत ध्यान से यहां पर देखना, ये SO4 मेरे पास आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, मेरे पास यहां पर है सोडियम, Na2SO4 में मेरे पास क्या है, यहां पर Na है, ठीक है, Na है।
और यहां पर मेरे पास है Cl2। दोनों के आयन कितने कितने होते हैं, तो एक साइड में लिखकर बता देता हूं मैं। यहां पर जो भी मेरे पास सोडियम होता है उस पे एक आयन होता है, और जो भी मेरे पास क्लोरीन है उस पे एक नेगेटिव आयन होता है। इस पे जमा का, इस पे घटा का। अगर ये जमा वाला इसको दे देगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl। आयनों का आदान प्रदान करेंगे, सोडियम और क्लोरीन आयन का आदान प्रदान करेंगे, और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। दोनों की अभिक्रिया होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास यहां पर जो भी Ba है, जो भी मेरे पास यहां पर Ba है, इस पर दो आयन होते हैं। किस पर कितने आयन होते हैं ये आप आगे जो पाठ आएंगे उन पे समझ लोगे, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर Ba दो आयन होते हैं, और SO4 जो मेरे पास यहां पर होता है SO4, इस पे दो घटा वाले आयन होते हैं। जो भी हमारे पास यहां पर जमा वाले और घटा वाले आयन बराबर हो जाते हैं तो ये आदान प्रदान करके न्यूट्रल हो जाते हैं। अब यहां पर होगा क्या, जो भी मेरे पास Ba है, ठीक है, Ba है वो किसको आयन देता है, अपने BaSO4 को देता है। तो यहां पर हमारे पास BaSO4 गठबंधन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये एक साथ आ जाएंगे। अगर आयन एक के पास जमा वाले हैं, एक के पास घटा वाले हैं, यानी कि इसको दो की जरूरत है, इसके पास दो ज्यादा हैं, तो ये क्या करेंगे, गठबंधन बना लेंगे, और गठबंधन बनाकर हमारे पास आ जाएगा BaSO4। BaSO4 को कहा जाएगा बेरियम सल्फेट। इसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा भाई, जो भी बेरियम सल्फेट है ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। एक्वस सॉल्यूशन नहीं, ये बनता है सॉलिड। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, जल के अंदर ये सॉलिड बनता है। इसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। इसके अलावा मैंने बता ही दिया है, सोडियम और क्लोराइड क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा NaCl। NaCl को क्या कहा जाएगा, सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा। इस तरह से आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आप कहोगे कि भैया ये जो आपने बताया ये द्विविस्थापन कैसे हुआ, द्विविस्थापन कैसे हुआ। देखो, सोडियम ने क्या किया, बेरियम को विस्थापित कर दिया क्लोरीन के साथ अकेला। क्लोरीन, यहां पर सोडियम जो है इसने बेरियम को हटाकर क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो बना क्या, सोडियम क्लोराइड। एक विस्थापन हो गया। दूसरा विस्थापन क्या हुआ कि बेरियम ने यहां से सोडियम को हटा के बेरियम और सल्फेट, बेरियम और SO4 के साथ जुड़ गया, BaSO4 बनाया। दो दो विस्थापन हुए ना, सोडियम ने बेरियम को हटाया, बेरियम ने सोडियम को हटाया, तो क्या हुआ, जो भी विस्थापन है वो दो दो बार हुआ, इसीलिए कहेंगे इसको द्विविस्थापन, यानी कि दो बार विस्थापन यहां पर होता है। अब जो भी हमारे सामने यहां पर ये समीकरण लिखा गया है, क्या ये संतुलित है, हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए या फिर इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, सोडियम Na दो हमारे पास है। इस तरफ देखोगे तो अकेला है, तो इसके आगे यहां पर हम दो लगा देंगे। दो सोडियम हो गए हमारे पास, और दो ही हमारे पास यहां पर क्या हो जाते हैं, क्लोरीन हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने दो लगा दिया, ठीक है, दो सोडियम दो क्लोरीन। इस तरफ देखो दो सोडियम है, इस तरफ भी दो सोडियम हो गए। इसके बाद मैं देखता हूं मेरे पास बेरियम कितना है, अकेला है, यहां पर भी अकेला है, बेरियम भी बैलेंस है। एस मेरे पास कितना है, यहां पर अकेला है, एस मेरे पास अकेला है, इस तरफ भी मेरे पास एस अकेला है। ऑक्सीजन कितना है, 4, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4। सिर्फ यहां पर मैंने जो दो लगाया है, इससे हमारा समीकरण पूरा का पूरा संतुलित हो जाता है। जो भी रासायनिक नाम है यहां पर लिख दिए गए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी तो अवशेप बनता है। अवशेप क्या होता है, जो भी यहां पर हमारे पास ये है ना, इसको क्या कहा जाएगा, इसको अवशेप कहा जाएगा, ठीक है। अवशेप क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अवशेप के बारे में यहां पर दिया है, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 का सफेद अविलेय अवशेप का निर्माण होता है। जो भी जल है, जल के अंदर मान लो देखो इस तरह से है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, जलीय विलयन है। यहां पर मान लो इसके अंदर मेरे पास जल है, जल के अंदर ही ये भी मेरे पास जलीय विलयन है, ये भी मेरे पास जलीय विलयन है। दोनों को मैंने मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद आप देखोगे कि जब अभिक्रिया होगी तो नीचे की तरफ आपको कुछ ठोस ठोस ऐसी चीज बनती हुई दिखाई देगी जो इसमें, जो जल के अंदर घुलनशील नहीं है, ठीक है, जो जल के अंदर घुलनशील नहीं है, ये इस अभिक्रिया के दौरान बनेगा। तो जो भी BaSO4 है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये किस तरह का होगा, सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का अवशेप यहां पर बनता है। तो आपको समझ में यहां पर आ गया होगा कि कैसे बनेगा। जब भी तरल के अंदर ठोस बन जाए, अभिक्रिया के दौरान तरल के अंदर ठोस बन जाए, श्वेत अवशेप, जो भी अवशेप है उसको कहा जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल यहां पर हो गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी यहां पर हमने उदाहरण सहित समझ ली। आगे हमारे पास पांचवी अभिक्रिया क्या आती है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन होता क्या है, तो सबसे पहले उपचयन को समझ लेते हैं। उपचयन में दिया गया है पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। ऑक्सीजन की वृद्धि कब होगी, जब ऑक्सीजन आके जुड़ेगी। तो कभी भी उपचयन का मतलब क्या होगा, जब ऑक्सीजन किसी में भी जुड़ जाए, जमा हो जाए, तो हम कहेंगे उपचयन हो गया। इसके अलावा दिया है हाइड्रोजन का ह्रास होना, हाइड्रोजन की कमी होना। किसी में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, सीधी सीधी बात यहां पर होगी, ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाए
तो भी हम कहेंगे उपचयन। अगर यहां से हाइड्रोजन घट जाए, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी हम कहेंगे उपचयन हुआ है, हाइड्रोजन घट जाए तो भी हम कहेंगे उपचयन हुआ है। उपचयन दो कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन के जुड़ने पर या फिर हाइड्रोजन के घटने पर, और बिल्कुल इसका उलट जो है वो अपचयन होता है। अपचयन में पदार्थ हाइड्रोजन की वृद्धि होना या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होना। हाइड्रोजन अगर यहां पर जुड़ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन घट जाए तो उसे कहा जाएगा अपचयन। अब ये उपचयन अपचयन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि डेली लाइफ में हम इसका इस्तेमाल देखते हैं, डेली लाइफ में ये हमें कई सारे काम करने से रोकता है। ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं, तो एग्जांपल इसको बोला जाता है इंग्लिश में, उदाहरण को। जो भी उदाहरण यहां पर मैं लिखने वाला हूं, आप यहां पर देखो, सी यानी कि हमारे पास सी से क्या होता है? कार्बन। कोयला, कोयला हमारे पास यहां पर सॉलिड होता है। कोयले का दहन जब मैं करता हूं तो मेरे पास दहन करने के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? ओ, ये मेरे पास गैस आ जाती है। अब यहां पर अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा? CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, हुआ क्या है इसमें। यहां पर देखो, कार्बन मेरे पास है, और यहां पर कार्बन को देखो, यहां पर कार्बन अकेला है, यहां पर ऑक्सीजन उसमें जुड़ गई है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है। मैंने बताया ना, ऑक्सीजन जुड़ गई है इसके साथ में, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई तो हम क्या कहेंगे इसको? अब उपचयन कहेंगे। ठीक है, इसको उपचयन बोला जाएगा। ये उपचयन यहां पर हो जाता है। किसका उपचयन हुआ है? आपसे अगर पूछा जाए किसका उपचयन हुआ है, भाई कार्बन में जुड़ी है ना ऑक्सीजन, तो कार्बन का यहां पर उपचयन हो जाता है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं लिख लेता हूं CuO, ये मेरे पास क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। इसके बाद मैं इसकी अभिक्रिया करा देता हूं हाइड्रोजन के साथ। CuO जो भी मेरे पास यहां पर आता है, हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? Cu मेरे पास आ जाएगा। इसके साथ साथ मेरे पास क्या हो जाता है? H2O, जल का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर आपने देखना है, देखो मेरे पास यहां पर ऑक्सीजन साथ में थी, ठीक है, उसके बाद यहां पर इसको देखेंगे, ऑक्सीजन यहां पर साथ में थी, ऑक्सीजन इसमें से हट गई है। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? ऑक्सीजन अगर हट जाए तो हम क्या कहेंगे? देखो, ऑक्सीजन अगर हटी है तो हम उसको क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो मैं बोलूंगा यहां पर क्या हुआ है? अपचयन हो जाता है। ठीक है, अपचयन यहां पर हो गया है। किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। पूरा नाम इसका पढ़ा जाएगा। यहां पर कार्बन का उपचयन हुआ है, यहां पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहां से चली गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन जुड़ी किसमें है? ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? उपचयन होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो मैं क्या कहूंगा? इसका मेरे पास हो गया है उपचयन। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया? उपचयन इसका हो जाता है। जिसमें जुड़ी है उसका उपचयन होगा, जिसमें से हटी है उसका अपचयन होता है। जो भी हमारी ये अभिक्रिया है, इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि रसायन अभिक्रिया में दोनों चीजें हो जाए, मेरे पास अपचयन भी हो गया उपचयन भी हो गया, तो इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। उदाहरण सहित मैंने यहां पर समझा दिया है। अब यहां पर हमारे सामने आता है, जो भी ये अपचयन उपचयन अभिक्रिया है, इसका हमारी डेली लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। ये हमें कई सारे काम करने से बाधित करती है। कौन कौन से काम है? अपचयन उपचयन अभिक्रिया में सबसे पहले हमारे पास यहां पर हमें समझना पड़ेगा, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। परिभाषा देख लेते हैं। संक्षारण में कहता है, जब कोई धातु, आर्द्रता, वायु, ठीक है, आर्द्रता यानी कि नमी, वायु पानी, अम्ल यानी कि जो भी एसिड होता है, आर्द्रता वायु पानी अम्ल, ये कोई भी धातु मेरा होगा, अगर वो सब इनके संपर्क में आ जाए, इनके संपर्क में आता है, तो तब धातु संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब होगा गलना। ठीक है, गल जाता है वो। जैसे आपने देखा होगा, लोहे को अगर पानी में, लोहे जो होता है अगर वो पानी के संपर्क में आता है तो उस पर एक ऊपर की तरफ परत बनने लगती है, जिससे कहा जाता है जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना वो क्या होता है? संक्षारण होता है। इसी प्रकार से कई सारी चीजें होती हैं। उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर संक्षारण में हमें बोला गया है लोहे पर जंग लगना, मैंने आपको बता दिया। जो भी लोहा होता है उसको पानी या फिर पानी वायु आर्द्रता की संपर्क में ये आता है तो इस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो चांदी होती है, भाई चांदी के बर्तन वगैरह भी होते हैं, चांदी के जो गहने वगैरह भी होते हैं, चांदी की पाजेब होती हैं, अगर हम उनको कई साल तक रखे रहते हैं, अगर हम उनको रखे रहेंगे ना, खुली हवा में रखे रहेंगे, आप पूछना मम्मी से या पापा से, घर में होगा तो पूछना, ठीक है, होगा डेफिनेटली पूछ लेना एक बार,
कि ये काले क्यों हो गए हैं। आप देखोगे ना उसको ध्यान से तो कहीं कहीं पर वो काले हो जाते हैं। रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, क्योंकि चांदी पर भी जंग लगता है, चांदी का भी संक्षारण होता है और संक्षारण में क्या होगा, उस पर काली परत आ जाती है। इसी तरह से जो तांबा होता है, तांबा आपने देखा होगा पानी के संपर्क में कई दिनों तक रहता है तो उस पर हरे रंग की एक परत आ जाती है। तांबे पर हरी परत का आना संक्षारण होता है, चांदी पर काली परत का आना संक्षारण होता है, लोहे पर जो ये लाल रंग की परत आती है इसका मतलब भी संक्षारण होता है। अब ये संक्षारण होता किस वजह से है, ये संक्षारण होता है जो भी उपचयन हुआ है उसकी वजह से। यहां पर आपने देखा ना वायु के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, पानी में जो होता है उसके अंदर भी क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, लोहे के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा, चांदी के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा, तांबे के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी उपचयन होगा। यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो उपचयन होता है, जो भी चीजें हमारे पास यहां पर हैं ये गलने लग जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विक्रगंधिता भी होती है। भाई खाने पीने की चीजें हैं, मैंने सुबह सुबह सब्जी बनाई, शाम को अगर मैं देखता हूं या फिर अगले दिन उसको देखता हूं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, महक आने लग जाती है, उसको कहा जाता है विक्रगंधिता। अब यहां पर हमें दिया गया है कि वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिसमें फैट होता है या फिर जो तेल वाला हमारा खाने वाली चीजें होती हैं, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित वायु में क्या होता है, वायु में फिर से देखो, वायु में मेरे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ती है। जब वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने पर वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या होगा, उपचयन होगा। तो यहां पर लिखा गया है वे उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे पास खाने वाली चीजें हैं उसको हम ज्यादा देर बाद नहीं खाते हैं। अगर हमने सुबह बनाया तो शाम तक उसको खत्म कर देते हैं, अगले दिन रखेंगे उसको तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि उसका क्या हो गया है, उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली है जिसकी वजह से वो गल जाती है, उसी को विक्रगंधिता कहा जाता है। अब बचाव कैसे किया जाए, जो भी हमारे पास लोहा है, चांदी है, तांबा है, इनको बचाव कैसे किया जाए। तो बचाव करने के लिए जैसे लोहा होता है उस पर हम पेंट कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन वायु का जो संपर्क होता है लोहे के साथ वो कट जाता है। तो पेंट करना होता है, चांदी पर पॉलिश की जाती है, तांबे पर भी परत चढ़ाई जाती है अलग अलग दूसरे धातु की, जिससे इनका बचाव किया जा सकता है। चलो इनका बचाव तो हो गया, खाने पीने वाली चीजों का कैसे करें। जैसे हमारे पास चिप्स आते हैं पैकेट के अंदर, वो इतने दिनों तक कैसे चल जाते हैं, अगर यहां पर विक्रगंधिता हो जाती है तो उसको खोलने पर हमारे पास स्मेल क्यों नहीं आती। आपने देखा होगा कि जो भी चिप्स होते हैं इस तरह से फूले रहते हैं, हम कहते हैं कि देखो इसमें चिप्स तो 4 ही दे रखे हैं, हवा भर के दे दी है। असल में उसके अंदर हवा नहीं होती, उसके अंदर गैस होती है नाइट्रोजन, N4 नाइट्रोजन उसके अंदर गैस होती है। नाइट्रोजन जो है ये क्रियाशील गैस नहीं होती है, बिल्कुल भी ये क्रिया नहीं करती है। खाने वाली जो भी चीजें होती हैं उसके साथ नाइट्रोजन क्रिया नहीं करती है। अगर नाइट्रोजन गैस इसमें डाल रखी है तो हमारा जो अंदर वाला खाना है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा और इसका जो लाइफ है, खाने की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए 6-6, 12-12 महीने तक जो चीजें होती हैं, चिप्स वाला जो पैकेट होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है वो खराब नहीं होता है। यही कारण है कि वो फूले रहते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है। अगर हवा नहीं होगी ना तो खराब हो जाएगा खाना। हाँ ये तो जरूर है कि यार उसके अंदर चिप्स थोड़े से और ऐड करने चाहिए। चिप्स या फिर कुरकुरे बहुत कम होते हैं, गैस ज्यादा होती है, और भी जगह होती है उसमें डाल सकते हैं। तो जो भी हमारे पास संक्षारण होता है या फिर विक्रगंधिता होती है, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो भी विक्रगंधिता होती है उसको स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, खाने को ठंडा कर देते हैं। खाने को ठंडा यानी कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो भी अभिक्रिया है वो धीरे हो जाती है। खाना 1 दिन की बजाय 2 दिन 3 दिन तक भी चल सकता है, जिससे क्रिया जो है, अभिक्रिया जो है, रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, तो खाना थोड़ा सा ज्यादा समय तक चल जाता है। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर पाठ में पढ़ ली हैं। अब यहां पर 2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमें और समझने हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तापमान के आधार पर हमारे पास 2 यहां पर अभिक्रियाएं होती हैं। तापमान अगर बढ़ाएं, अगर तापमान हम घटाएं तो 2 अभिक्रिया होंगी। जैसे यहां पर दिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। कोई भी अभिक्रिया होती है, कभी किसी अभिक्रिया में तापमान मतलब हमें ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है, किसी अभिक्रिया में हमें ऊष्मा मिलती है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान जिसमें भी अभिक्रिया होती है वो गर्म हो जाता है। तो उसके आधार पर 2 अभिक्रियाएं देख लेते हैं। पहली होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि यहां पर हमें इस वाली अभिक्रिया में हमें ऊष्मा मिलती है।
अभिक्रिया होगी तो उसके साथ साथ हमें ऊष्मा मिलेगी। तो ऐसी ऐसी जो भी अभिक्रिया होगी उसको क्या कहा जाएगा, ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा मिलती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का दहन। अब आप कहोगे कि भैया ये प्राकृतिक गैस क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है CH4, इसको कहा जाता है मीथेन। ये मेरे पास गैस होती है, जो भी ये मीथेन है, अगर इसका दहन, दहन का मतलब क्या होगा, दहन का मतलब आपने एक ही समझना है कि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। तो दहन करने में ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद यहां पर हमारे पास CO2 गैस, बहुत कम मात्रा में CO2 गैस बनती है। इसके अलावा हमारे पास यहां पर H2O जल बनता है, और ये भी गैस के रूप में होता है। आप कहोगे H2O जल के, जो भी जल है यहां पर, जो भी जल का निर्माण हुआ है वो गैस कैसे हो सकता है। भाप सुनी है तुमने, पानी जो है उसका तापमान अधिक हो जाए तो क्या बनता है, भाप बनती है। तो अधिक तापमान पर जल जो है वो गैसीय अवस्था यानी कि भाप के रूप में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ साथ हमें यहां पर क्या मिल जाती है, ऊष्मा मिल जाती है, गर्मी मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें मिलती है साथ में, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद दूसरी आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया कराने के लिए हमें उसको ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहा जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये कब पढ़ाया था आपको, जो भी मेरे पास यहां पर है, देखो मैंने यहां पर क्या किया है, जो भी मेरे पास पदार्थ हैं तीनों कंडीशन में, देखो इनको तोड़ने के लिए मैंने क्या किया, ऊष्मा का इस्तेमाल किया, विद्युत का इस्तेमाल किया या प्रकाश का इस्तेमाल किया। तो ये तीनों की तीनों अभिक्रियाएं मेरे पास क्या हो जाएंगी, इनका मैंने क्या किया, इनको ऊष्मा प्रदान की है किसी ना किसी रूप में। ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत मैंने प्रदान की, और अभिकारक टूट गया अलग अलग उत्पाद में, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जो हमने वियोजन में लिया था वही उदाहरण हम ले सकते हैं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा CaCO3। अगर मैं इसको ऊष्मा प्रदान करूंगा, यहां पर इसको मैं ऊष्मा प्रदान करता हूं, ऊष्मा प्रदान करने पर क्या हो जाएगा, ये CaO में, और साथ में यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ जाती है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, गलत हो गया, हाइड्रोजन नहीं, यहां पर हमारे पास CO है ना, एक O यहां पर आ जाएगा, तो CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर आ जाती है। तो जो भी हमारी ऊष्माशेषी अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, और जो भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा मिलती है। तो आई होप ये जो अंतर है इन दोनों के बीच का उदाहरण सहित आप समझ गए होंगे। प्राकृतिक गैस हमारी CH4, जिसको मीथेन कहा जाता है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना, चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक में आपको काम आएगा। जो भी हमारा ये आखिरी विषय, आखिरी पेज है, इसी के साथ हमारा पाठ हो जाता है कंप्लीट। रासायनिक अभिक्रिया हमने समझ ली, रासायनिक समीकरण हमने समझ लिए, रासायनिक अभिक्रिया के सारे प्रकार हमने समझ लिए। तो जो भी अध्याय है वो कंप्लीट हो जाता है। अध्याय के जो भी नोट्स हैं, नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नोट्स वगैरह को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, पाठ के बीच में या फिर पाठ के आखिरी में सारे के सारे सोल्व करा दिए जाएंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो उम्मीद करता हूं जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो भाई लाइक कर देना, अपने विद्यार्थी, जो भी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हिंदी माध्यम की जो भी वीडियोस हैं वो इसी तरह से आती रहेंगी। यहां पर आपका गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर अदर विषय जो है आपके हिंदी और अंग्रेजी, उनका भी सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आपको, यहां पर हम क्वालिटी एजुकेशन बहुत पहले से प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। MKR क्लास 9th पर हमने कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी, वीडियोस हमने बनाई। उसके बाद ग्रीन बोर्ड, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, हिंदी मीडियम वाले चैनल, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th, आपके कोई बड़े भाई बहन है तो उनको इस चैनल पे बता देना, मैथ और साइंस यहां पर आपका कवर करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अब इसी पाठ के प्रश्न उत्तर वाली वीडियो में।